नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला सवाल है कि सिद्धांत K3, K4 और K7 का संबंध किससे है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी का है, यानी जो कि क्रिस्टॉलर ने दिया था। तो जो K3 है, K4 है और K7 है, इसका संबंध क्रिस्टॉलर के सेंट्रल प्लेस थ्योरी से है। ओके, अब सेंट्रल प्लेस थ्योरी की बात करें तो क्रिस्टॉलर ने इसे सन 1933 में दिया था, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट। और जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर ने 1933 में दिया, ये दक्षिण जर्मनी के स्टडी पर आधारित था। ठीक है, यानी जो शहरों का स्टडी किया गया था ये दक्षिणी जर्मनी में किया गया था और ये अनुभवजन यानी एम्पिरिकल अप्रोच पर बेस्ड था। ओके, अब इसमें कुछ जो के वैल्यू दिया गया है, तो इस सिद्धांत में के का कुछ मूल्य दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। जैसे K3 है तो K3 जो है वो डिनोट करता है मार्केट प्लेस को। ठीक है, और जो K4 है वो डिनोट करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, और जो K7 है वो डिनोट करता है एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स को, यानी प्रशासनिक केंद्र को। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। आई होप कि जो भी इससे फैक्ट बन सकते थे वो बन गए हैं। जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी था उसको 1933 में दिया गया, सदर्न जर्मनी में इसे स्टडी करके दिया गया है। ये एम्पिरिकल बेस्ड स्टडी था। और K3 इक्वल टू, यानी K3 का मूल्य जो वैल्यू है वो मार्केट प्लेस है, K4 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और K7 एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता मार्क्सवादी भूगोल से जुड़ा है। तो ऑप्शन है रिचर्ड पिट, रिचर्ड हार्टसोन, इराटोस्थनीज और एलन चर्चिल सैंपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड पिट। रिचर्ड पिट को मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता से जुड़ा हुआ माना जाता है। जो मार्क्सवादी भूगोल है, अब मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग, जो मार्क्सवाद है वो काफ़ी कट्टर होते हैं और जिस भी विचारधारा को मानते हैं उसको कट्टरता से मानते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर डेविड हार्वे को मानव भूगोल में मार्क्सवादी आंदोलन का प्राथमिक पथ प्रदर्शक माना जाता है। यानी जो भूगोल में मार्क्सवादी आंदोलन हुआ था उसकी जो लीड किए थे उस आंदोलन को वो डेविड हार्वे थे। जबकि जो रिचर्ड पिट है, ये जो भूगोल में मार्क्सवादी आंदोलन हुआ था इसका समर्थक थे। उस मार्क्सवादी आंदोलन को इन्होंने समर्थन दिया था, तो इसलिए डेविड हार्वे यहाँ ऑप्शन में नहीं था, तो रिचर्ड पीट ऑप्शन में है जो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस रिसीवर की सटीक स्थिति के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या क्या है। ऑप्शन है 2, 5, 4 और 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका 3 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन कहीं 3 में नहीं दिया है, इसलिए जेएसएससी ने इसको 4 कंसिडर किया था। ओके, मान लेते हैं कि कोई ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा सूर्य है, ठीक, अब सूर्य से जो रोशनी है यानी लाइट है, सनलाइट है, वो हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। अब पृथ्वी पर किसी भी स्थिति को जानने के लिए, इसकी सटीक लोकेशन को जानने के लिए जीपीएस यूज किया जाता है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। तो जो जीपीएस डाटा रिसीव करता है अर्थ से, उसको फिर वो प्रोसेस के लिए भेजता है और प्रोसेस करने के बाद फिर फाइनल वो रिजल्ट देता है, उसका आउटपुट निकलता है। तो मुख्य रूप से एक तो सैटेलाइट, फिर दूसरा ये जो डाटा रिसीव करता है उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और आउटपुट, ये 3 चीज़ों की यानी 3 उपग्रहों की आवश्यकता होती है इसकी सटीक स्थिति को जानने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ 4 माना गया है, लेकिन 3 होना चाहिए था। ठीक है,
तो जीपीएस एक स्थिर वस्तु की सटीक स्थिति जानने के लिए न्यूनतम उपग्रहों की आवश्यकता होती है कितनी, तो 3। इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको 4 कंसिडर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति ये झारखंड राज्य में पाई जाती है। अगर हम तमरिया जनजाति की बात करें तो झारखंड में इसकी संख्या बहुत कम रह गई है, और कम रह गई है इसलिए TIR यानी ट्राइबल जो सोसाइटी है और ट्राइबल जो हमारा मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया था कि सन 2002 में एक अनुशंसा की थी, और इस अनुशंसा के तहत जनजातीय संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसमें तमरिया जनजाति को मुंडा जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है, और अब इसे मुंडा जनजाति के नाम से जाना जाता है, तमरिया जनजाति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक समय में फटे हैं और उनकी फिर से फटने की संभावना है, ऐसी ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? तो ऐसी ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक शांत ज्वालामुखी, जबकि सहज जैसा ज्वालामुखी कोई नहीं होता है। तो ऐसा ज्वालामुखी जो निरंतर उसमें विस्फोट हो ही रहा है, उसका इरप्शन हो ही रहा है, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। और ऐसा ज्वालामुखी जो कि प्राचीन समय में उसका उद्गार हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में भी उसकी उद्गार होने की संभावना है, और पिछले कुछ समय से उसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में उसका फिर से इरप्शन हो, तो इसी ज्वालामुखी को हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी भविष्य में इसमें उद्गार हुआ था, मतलब बहुत पहले, यानी 100-200 साल 300 साल पहले इसमें उद्गार हुआ था, और निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है कि इसमें कोई उद्गार होगा, तो ऐसी ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए, जो ज्वालामुखी ऐतिहासिक समय में फटे हैं लेकिन उसके फिर से फटने की संभावना हो, तो ऐसी ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे जो विसुवियस भूमध्य सागर में है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकाटोवा जो कि सुंडा जल डमरू मध्य में है, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियम जापान में, और मेयन जो कि फिलीपींस में है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हजारीबाग पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार, पेनी प्लेन, टेबल लैंड और पेडी प्लेन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी पेनी प्लेन। अब अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? तो ऐसा पठारी भाग जो चारों ओर पर्वतों से घिरा हो, तो ऐसे पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अब जो पेनी प्लेन होता है, ये क्या होता है? तो पेनी प्लेन जो है वो नदी के अपर्दन से निर्मित मैदान होता है, यानी कोई सतह है उबड़ खाबड़। अब इसमें जब इस क्षेत्र में बारिश होती है, तो बारिश का पानी बहकर अपने मार्ग में जाती है, और बारिश के पानी के बहाव के कारण ये जो उबड़ खाबड़ भाग था ये समतल हो जाता है, और यही समतल भाग पेनी प्लेन कहलाता है। यानी नदी के अपर्दन के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है वो पेनी प्लेन कहलाता है। आपको पता होगा कि जो पेनी प्लेन जो वर्ड है, सबसे पहले डेविस ने इसको दिया था, पेनी प्लेन वर्ड को, ठीक है। फिर है टेबल लैंड, तो टेबल लैंड हम लोग पठार को कहते हैं। और फिर है पेडी प्लेन, तो पेडी प्लेन भी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बेसिन डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो जो द ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओके, यानी सिएरा नेवादा वाला जो क्षेत्र है उसमें ग्रेट बेसिन डेजर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड का नियर इंफ्रारेड बैंड किसके बीच होता है? यानी जो नियर इंफ्रारेड बैंड है, इसका जो EMR है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.7 से लेके 1.3 तक इसका EMR होता है, नियर इंफ्रारेड का जो विजिबिलिटी होती है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोपेन के वर्गीकरण में ध्रुवीय जलवायु को किस अक्षर द्वारा नामित किया गया है? यानी जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है क्लाइमेट का, उसके अनुसार ध्रुवीय जलवायु का किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है? तो काफ़ी इजी है, इसे ई के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत में जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काफ़ी बर्फ़ जमा रहता है, तो बर्फीला क्षेत्र के लिए कोपेन ने ई शब्द का प्रयोग किया था, ई वर्ड का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बोले जाने वाला सबसे बड़ा भाषा समूह है? तो ऑस्ट्रियासिक भाषा समूह, चीनी तिब्बती भाषा समूह, इंडो आर्यन भाषा समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इंडो आर्यन जो लैंग्वेज ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये तो झारखंड में है। ठीक है, जो कि बोकारो जमशेदपुर में है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी है झारखंड में। हिंदुस्तान स्टील कंपनी, ये भी है। जबकि हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट, ये छोटा नागपुर झारखंड में नहीं है। और इसमें पूछा है झारखंड औद्योगिक प्रदेश में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही था आज का एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।